Hello, all of my dear loving students. So, today we are coming with the current affairs of October 1st to 7th. तो आज हम इस स्लाइड में एक के बाद अक्टूबर महीने का जो फर्स्ट वीक था उसमें जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स निकल के आए हैं वो सब के बारे में एकदम प्रॉपर डिस्कसिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अक्टूबर फर्स्ट का जो न्यूज़ निकल के आया था, सृष्टि बख्शी, ओके, जो यहाँ पे हमारा सृष्टि बख्शी जी है, उन्होंने एक अवार्ड गेन किया है। तो अवार्ड क्या है आप देखिए यहाँ पर, UNSDG, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो यहाँ पे UNSDG का फुल फॉर्म है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक एक्शन अवार्ड्स दिया गया है, ये जो हमारे सृष्टि जी है उनको मिला है UNSDG एक्शन अवार्ड सेरेमनी। तो ये किसके लिए और किसे अवार्ड देता है, पूरा काम क्या है देखते हैं। चलिए, The UNSDG Action Award ceremony celebrates people and initiatives that mobilize, inspire, and connect people every day, providing that each one of us has the power to drive transformative action. तो ये अवार्ड जो है उसको लेने के लिए आपको हमारा जो सोसाइटी है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपको ये अवार्ड दिया जाता है, जिससे जो बाकी लोग हैं वो भी मोटिवेट हो पाएंगे और ऐसी तरह की अवार्ड वो भी गेन कर सकेंगे। ठीक है, तो इस अवार्ड के लिए टोटल 3000 एप्लीकेशन आया था 150 कंट्रीज से। ठीक है, एंड द विनर्स वर अनाउंस्ड ड्यूरिंग ए लाइव इवेंट ऑन 27 सितंबर को ये अवार्ड दिया गया था। तो इन्होंने क्या काम किया था देखिए, इसको क्या मिला था, चेंज मेकर अवार्ड मिला है। ओके, तो इन्होंने सोसाइटी में जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको लेके बात की है। उन्होंने जो किया है यहाँ पे देखिए, मोबिलाइज एंड इंस्पायरिंग इनिशिएटिव लेके आए हैं बहुत सारे वुमेन्स के लिए। तो ये सब वजह से हमारे जो सृष्टि जी है उनको एक अवार्ड मिल गया है, चेंज मेकर अवार्ड, और वो किसने दिया है, UNSDG की तरफ से इनको मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अक्टूबर फर्स्ट का ही ये भी न्यूज़ है, यहाँ पे लिखा गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क टू बी डेवलप्ड इन हरियाणा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी जो पार्क होगा हमारे इंडिया के हरियाणा पे ये बनने वाला है। तो पहले ये समझ लगता है कि सफारी पार्क होता क्या है। बहुत तरह के पार्क हमने सुना है, निको पार्क, इको पार्क, बैम्बू पार्क। तो ये सफारी पार्क क्या होता है देखिए, एन एरिया ऑफ पार्क एंड व्हेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन ओपन and may be observed by visitors driving through। तो जंगल सफारी में हम देखते हैं क्या, एक बग्गी में जाता है, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, गाड़ी से घूम फिर क्या पूरा टूरिज्म एरिया जो देख पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल को फ्रीली ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। तो जो लोग विजिटर्स आएंगे वो वहाँ पे ड्राइविंग के थ्रू पूरा जो यहाँ पे माहौल रहेगा वो एंजॉय कर पाएंगे। तो यही पूरा बात है सफारी पार्क का। ठीक है, तो हरियाणा में ये बनने वाला है। तो देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहता है। द प्रोपोज्ड एरिया टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल। तो वर्ल्ड्स का सबसे बड़ा होने वाला है, तो प्रोपोज्ड एरिया भी बहुत बड़ा होगा। कहाँ पे बनने वाला है, अरावली माउंटेन रेंज पे। ठीक है, हरियाणा का जो गुरगांव है, गुरुग्राम, ठीक है, ये गुरुग्राम में लोकेटेड होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क इन हरियाणा एम्स टू बूस्ट टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पीपल। तो जब हरियाणा में एक इतना बड़ा पार्क बनाया जाएगा, सफारी पार्क, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट तो जरूर क्रिएट होगा और वहां पे टूरिस्ट भी अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क रहने वाला है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो बनने वाला है वो कहाँ पे होगा, हमारे हरियाणा पे होगा। और इसका जो प्रॉपर एरिया, जो एलोकेशन, जो लोकेशन है वो क्या रहेगा, अरावली माउंटेन रेंज, गुरुग्राम। ठीक है, और सफारी पार्क क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसके बाद क्या न्यूज आता है। तो यहां पे जो न्यूज है ये भी अक्टूबर फर्स्ट का है। ठीक है, एक बात बताया गया है, वन वेब 36 Gen 1 लो अर्थ ऑर्बिट, LEO का जो फुल फॉर्म बनता है वो क्या होगा, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे ये लोग ने किया गया है, एक सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड अब्रॉड, इसरोज GLV MK3। तो इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। ओके, किन्होंने, वन वेव, और इन्होंने किसके साथ टाई अप किया है, हमारा जो इसरो है,
इसके साथ टाई अप किया है और एक यहाँ पे क्या किया है 36 Gen 1 का एक लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो OneWeb क्या है देखिए, इन अप्रैल 2022 को लंदन बेस्ड एक सैटेलाइट कंपनी था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंपनी जिसका नाम था OneWeb, entered into a permanent partnership with the New Space India Limited। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो इंडिया का एक कंपनी है उसके साथ टाई अप में आया है और द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। और ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये किसका पार्ट है, इसरो का ही एक पार्ट है, जिसके साथ टाई अप में कौन है, हमारा लंदन बेस्ड एक कंपनी OneWeb। और इन दोनों के जॉइंट वेंचर में क्या किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट होगा उसको हम बना के भेजेंगे हमारे ऑर्बिट में, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में भेजेंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, क्यों ये काम किया जा रहा है, देखिए द OneWeb सैटेलाइट constellation is a proposed network of Gen 1 low earth orbit LEO satellite that will provide high data throughout low latency and global internet coverage। तो पूरा जो जॉइंट वेंचर है इसका जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव है और जो मेन मोटो है वो क्या है कि जो सारा एरिया है इंडिया का और वर्ल्ड वाइड जो पूरा एरिया है इंटरनेट कवरेज अच्छे से मिलना चाहिए सब में, ठीक है। तो इंटरनेट कवरेज को अच्छे से मेंटेन करने के लिए ये जॉइंट वेंचर चलाया जा रहा है OneWeb और इसरो का जो आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से। ओके, सो पूरा बात समझ में आ जाएगा। हाँ, तो OneWeb का किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा पिक्चर लगा दिया, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 अक्टूबर में देखिए क्या न्यूज आया है। द NGT हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू रिवाइव सुकापिका रिवर विद इन 6 मंथ, ठीक है। सुकापिका रिवर इसको रिवाइव करने के लिए NGT ने बोला है। तो देखिए NGT क्या है पहले ये समझ लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का फुल फॉर्म है। तो ये लोगों ने क्या किया है, हैज इंस्ट्रक्टेड द ओडिशा गवर्नमेंट टू रिवाइव सुकापिका रिवर एट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर एंड टू मेक बजटरी, और इसको रिवाइव करने के लिए जो बजट एलोकेशन है उन्होंने रिकमेंड किया है कि 49.67 करोड़ तक रखिए, टू रिजुविनेट द रिवर विद इन 1 मंथ एंड कंप्लीट द होल रिवर रिवाइवल प्रोजेक्ट बाय मार्च 13, 2023। तो बोला गया है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए अच्छे से, स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उनको लेके, और मार्च 13, 2023 तक ये पूरा काम निपटा दीजिए। तो ये सुकापिका रिवर जो है इसको रिवाइव करने का क्या नौबत आ गया है, देखिए When it was flowing freely, बहुत पहले जब एकदम फ्रीली फ्लो होता था, सुकापिका रिवर एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड अदर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ओवर 425 विलेज। तो सुकापिका जो रिवर था उसकी वजह से 425 विलेज क्या होता था, अच्छे से चल जाता था। और कहाँ पे लोकेटेड है ये, ओडिशा में। तो इसीलिए ओडिशा गवर्नमेंट को इस NGT की तरफ से एक नोटिस मिल गया है, रिकमेंडेशन मिल गया है कि आप जो है सुकापिका रिवर को फिर से रिवाइव कर लीजिए और जो बजट एलोकेशन है वो इतना रखिए, और 2023 के मार्च तक हमको ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट चाहिए, ठीक है। और 26 ग्राम पंचायत एरिया भी इसकी वजह से हेल्पफुल होता था, और अभी के टाइम में अगर ये रिवाइव हो गया है फिर से तो ये पूरा एरिया फिर से कवरेज में आ जाएगा इस वाटर रिसोर्स का, और यहाँ पे अच्छे से हरियाली बने रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था न्यू रिपोर्ट, चलिए नहीं जाते। यहाँ पे जो डॉक्टर माधव हाड़ा जी है will be awarded the 32nd बिहारी पुरस्कार for his 2015 literary criticism book पचरंग चोला पहर सखी री, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखा था 2015 में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ये बुक था, तो उसकी वजह से उनको एक अवार्ड मिला। जो अवार्ड है वो क्या है, बिहारी पुरस्कार। और ये बिहारी पुरस्कार का जो इवेंट था 32nd इवेंट था, और ये 32nd इवेंट में बिहारी पुरस्कार इनको मिला गया है डॉक्टर माधव हाड़ा जी को, ठीक है। तो ये जो बुक लिखा गया था उसका जो मेन सिनेरियो क्या था देखिए, द बुक व्हिच एक्सप्लोर मीरा's लाइफ एंड सोसाइटी थ्रू ए न्यू पर्सपेक्टिव एंड is a new starting point for identifying her place in the field of Hindi literary criticism। तो यहाँ पे जो मीरा जी का लाइफ है उनको लेके बात किया गया है। वो मीडिएवल जो टाइम था, बहुत अच्छी पोइट थी, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्होंने बहुत सारी बात की, हिंदी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू से लेके ये पूरा किताब लिखा गया था माधव हाड़ा जी की तरफ से,
और ये जो अवार्ड है बिहारी पुरस्कार, इसका जो फाउंडेशन कब हुआ था 1991, तो वो उस जो टाइम था के बिरला फाउंडेशन एक ग्रुप है उनकी तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। इट कैरीज ए कैश प्राइस, देखिए तो एक कैश प्राइस कितना रहता है इसमें, अमाउंट 2.5 लाख रुपीस का कैश प्राइस मिला जाता है। तो जो भी अच्छे लिखेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेके एक अच्छे से किताब लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, थीसिस बनाएंगे, तो उसको एनालिसिस किया जाएगा हमारा के बिरला फाउंडेशन की तरफ से और उनको बिहारी पुरस्कार मिल सकता है। ठीक, तो आप भी ट्राई कीजिए। इन्होंने 2015 में लिखा था, अभी ये जाके इनिशिएट हुआ है, रिपोर्ट में आया है और उनको ये बिहारी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो जानने की जरूरत जो है बिहारी पुरस्कार क्या होता है, किस लिए मिला जाता है, ठीक है, ये सब नॉलेज में होना चाहिए। तो देखिए 3 अक्टूबर का और एक बहुत मजेदार न्यूज निकल के आया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने कुछ नया इनिशिएटिव लिया है, कठोर इनिशिएटिव। देखिए द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस सीबीआई हैज लॉन्च्ड ए मल्टी फेज ऑपरेशन गरुड़ा। ठीक है, तो इन्होंने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो देखिए ऑपरेशन क्या है और उसका पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑपरेशन गरुड़ा इज ए ग्लोबल ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, ये इंडिया में तो ऑपरेट होगा ही और इंटरनेशनली भी इसको ऑपरेट किया जाएगा। बाहर के जो कंट्री है वो भी इसमें ज्वाइंट वेंचर की तरफ पे आएंगे। सीबीआई एंड एनसीबी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली एंड मणिपुर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस ऑपरेशन। ये जो स्टेट रहेंगे ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो देखिए क्या है। ऑपरेशन गरुड़ा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, विल हेल्प टू डिसरप्ट, डिग्रेड एंड डिसमेंटल नेटवर्क्स विथ इंटरनेशनल लिंकेज थ्रू द रैपिड एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो नार्कोटिक्स का काम है। ड्रग ट्रैफिकिंग को अगर रिड्यूस ना किया जाए तो हमारा जो यूथ है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी के लिए ये बहुत ही कठोर पदक्षेप लिया गया है ऑपरेशन गरुड़ा की तरफ से। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटेड लॉ एनफोर्समेंट एक्शंस अक्रॉस इंटरनेशनल जुरिसडिक्शंस थ्रू आउट इंटरपोल। तो इसमें मदद कौन करेगा, हमारा सीबीआई को इंटरपोल वाले। ठीक है, और इसमें कौन कौन स्टेट का जो पुलिस है वो भी रहेंगे, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली। और ये जो नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है, ऑपरेशन गरुड़ा। ठीक है, तो 3 अक्टूबर का न्यूज था, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए पिछले जितने भी दिन हुआ था, मैं करंट अफेयर्स लेके चल रहा हूं। बार बार हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया का इंडिजीनियस डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का जो इनिशिएटिव्स है वो अच्छे तरीके से हमारे सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी जो ये न्यूज है देखिए, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑफिशियली एडमिटेड द लोकली प्रोड्यूस्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड इनटू द इंडियन एयरफोर्स IAF। इंडियन एयरफोर्स का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, IAF। ओके, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब LCH। ठीक है, तो इसका जो फैक्ट देखिए क्या है, यहाँ पे इंडिजीनियसली एक हेलीकॉप्टर डेवलप किया गया है और ये बहुत ही लाइट वेट का है। द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH असॉल्ट हेलीकॉप्टर इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट 5000 मीटर का जो एरिया है इसमें लैंड हो जाएगा। इससे यहाँ पे टेक ऑफ भी कर पाएगा। कैरिंग ए साइजेबल लोड ऑफ एमिनेशन एंड फ्यूल। तो ये लाइट वेट होगा, 5000 मीटर्स के एरिया में लैंड भी कर पाएगा, यहाँ से टेक ऑफ भी कर पाएगा अच्छे से, और अच्छी तरीके की लोड भी कैरी कर पाएगा, और एमिनेशन भी बहुत अच्छी तरह से लेके जा पाएगा। तो ये सब था इंडिजीनियसली डेवलप जो है हेलीकॉप्टर का पिक्चर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप लोग देख पाए होंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया है, प्रचंड। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप याद रख लीजिए। तो देखिए 4 अक्टूबर में एक बहुत अच्छा न्यूज निकल के आया है। कहां से न्यूज निकल के आ रहे हैं, पलमपरा। कहां पे है, केरला। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो इंडिया है वहां पे लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहां पे है, एडुकेटेड पर्सन सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलेंगे, केरला में। ठीक है, तो इसी का एक नया नजरिया अब आज हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है देखिए, पालमपरा विलेज पंचायत इन द तिरुवनंतपुरम district, Kerala, achieved the distinction of becoming the first digitally literate
पंचायत इन द कंट्री। तो यहाँ पे जो पंचायत एरिया है वो क्या हो गया, फुल्ली डिजिटली यहाँ पे कम्युनिकेशन चलेगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा फुल्ली डिजिटली होगा। और यहाँ का जो सिटीजन है उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया है और इनको जो ट्रेनिंग में हेल्प किया गया है एसएचजी ग्रुप की तरफ से। 5 जो कॉलेज थे वहाँ पे जो स्टूडेंट था उन्होंने हेल्प किया है। 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने यहाँ पे हाथ बटाया है इस प्रोजेक्ट में। तो देखिए की पॉइंट्स किया गया है, द प्रोग्राम टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू द रेसिडेंट ऑफ द पलमपुरा विलेज पंचायत, डीजी पलमपुरा, ठीक है, was launched on August 15, 2021। ये जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था अगस्त 15, 2021 से चालू हुआ था और 2022 का ये जो महीना है अब जाके इनको पूरा अचीवमेंट मिल गया है और फुल जो है यहाँ पे एरिया है फुल्ली डिजिटली ये कन्वर्टेड हो चुका है। ठीक है, द प्राइमरी एम वाज टू एजुकेट द बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज मतलब जिनको कोई स्कीम का फैसिलिटीज मिलता है उनको हम कहते हैं बेनिफिशियरीज, टू एक्सेस अराउंड 800 ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो केरला गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज दिया जाएगा, स्कीम्स लाया जाएगा, उनका जो पूरा फैसिलिटी है ये लोग इसका फायदा उठा पाएंगे किस माध्यम से, ऑनलाइन सिस्टम की तरफ से। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, द एलडीएफ गवर्नमेंट इन केरला लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, ओके, इन केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस इंटरनेट कनेक्शन एज ए बेसिक राइट इन 2019। इस पॉइंट को हमने क्यों ऐड किया है, देखिए यहाँ पे पूरा इंडिया में एक ही एक स्टेट है जिन्होंने क्या कहा है कि बेसिक राइट है इंटरनेट कनेक्शन लोगों का। ठीक है, और इसको लेके इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी लाइसेंस वाज प्रोवाइडेड टू केफ्रॉन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इन जुलाई 2022। और जुलाई 2022 में इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो पूरा जो केरला एरिया है इनको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन इन थ्रू आउट ऑल द केरलास। ओके, सो यही था बात पूरा। तो यहाँ पे जो अगर कुछ दिन बाद CDPO का एग्जाम आने वाला है वहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए कि कंट्री में सबसे पहला जो डिजिटली पंचायत अब तक बना है वो कहाँ पे आपका पलमपुरा में, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, केरला में। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। तो देखिए 5 अक्टूबर का एक न्यूज है, क्या न्यूज है देखते हैं। हार्ड स्टार्ट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। तो अभी हाल ही में हमारा जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे प्रेसिडेंट जी है उन्होंने हमारे त्रिपुरा में विजिट किया है। तो इन्होंने 5 अक्टूबर को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हार्ड स्टार्ट नाम करके। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या है। इट इज सपोर्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो गुजरात का जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत सपोर्ट किया है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें पता ही चलता है ये वुमेन रिलेटेड कुछ होगा, वुमेन का कुछ प्रॉफिट के लिए ये फंड ये जो स्कीम है पूरा बनाया गया होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देखते क्या है। द पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू बूस्ट वुमेन लीड इनोवेशंस एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो वुमेन अच्छी तरह से कोई नया इनोवेशन लेके आ सके। ठीक है, वुमेन्स अच्छे से नया कोई स्टार्टअप कर सके। ठीक है, और एक अच्छा इकोसिस्टम बना पाए। यानी वुमेन्स को अगर हम इंडस्ट्री में झोंकना चाहे और वुमेन्स के लिए कुछ अच्छा इकोनॉमिक प्लान बनाना चाहे तो इसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है हार्ड स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, वुमेन्स को इकोनॉमिकली सेल्फ लैंड बनाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो 5 अक्टूबर में ये लॉन्च हो गया था और ये जो हार्ड स्टार्ट प्रोजेक्ट है इसको किन्होंने स्टार्ट किया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने। ओके, देन लेट्स गो इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए 6 अक्टूबर में क्या न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ नहीं है, बुरी न्यूज़ है। देखिए ऑयल प्राइसेस रोज टू 3-week हाई एज ओपेक प्लस एग्रीड टू इट्स डीपेस्ट कट्स टू प्रोडक्शन सिंस द 2020 कोविड। अच्छा ठीक है, मैं अपने ओर से कुछ बताऊंगा इसमें। तो पहले देखते हैं ये जो ओपेक प्लस यहाँ पे नाम बोला गया है क्या है, ओपेक काम क्या करता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है। ओके, इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट बागदाद कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इराक 1960 में इसको बनाया गया था।
इसमें जो प्राइमरी कंट्रीज है ऑयल प्रोडक्शन करने वाले ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इसके अलावा भी सपोर्टिव बहुत सारे कंट्री है जो ओपेक में सपोर्ट देते हैं अपना, ठीक है। तो इनका जो मेन काम किया रहता है ऑयल प्रोडक्शन, ओके। क्योंकि ये जो कंट्री मैंने आपको बताया है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, इन लोगों का जो ब्लड लाइन है वो क्या है, ऑयल। ऑयल ही पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। ऑयल की वजह से इनका जो इकोसिस्टम और जो इकोनॉमी है वो चलता रहता है, ठीक है। तो अभी जो क्या हो रहा है देखिए, पूरा जो वर्ल्ड में ऐसा सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, यूएस मार्केट भी बहुत अच्छा नहीं है, रिपोर्ट आए दिन बहुत खराब चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन है कि ग्रेट रिसेशन आने वाला है, सब लोग ये बोल रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट्स है इन लोगों का मानना है कि इसी वजह से ये पूरा फंडा यहाँ पे निकल के आया है। तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, ऑयल प्राइसेस रोज टू द 3 वीक हाइस। ऑयल प्राइसेस थोड़ा बढ़ा है क्योंकि ओपेक प्लस एग्रीड टू इट्स डीपेस्ट कट्स टू प्रोडक्शन सिंस 2020 कोविड पेंडेमिक। कोविड के बाद में से अभी तक इन लोगों ने क्या किया, अच्छे से ऑयल प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन बाजार में रिसेंटली किया हुआ देखिए थोड़ा सा डीप आया था इन लोगों का। इनिशियली हैड इट्स हेडक्वार्टर, अच्छा देखिए इस बारे में मैं थोड़ा बाद में बोलता हूँ और थोड़ा जानते हो ओपेक के बारे में, ठीक है। इट इनिशियली हैड इट्स हेडक्वार्टर, इसका जो इनिशियली अभी हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा पे, ठीक है। स्विट्जरलैंड में भी इसका हेडक्वार्टर है। इट अकाउंट फॉर एन एस्टिमेटेड 44% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन एंड 81.5% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोवन ऑयल रिजर्व्स। तो देखिए कितना इसका ऑयल प्रोडक्शन का कैपेसिटी है। रीजन बिहाइंड दिस स्टेप, तो मैंने जो बोला था बाद में बोलूंगा, पूरा रीजन यहाँ पे लिखा है देखिए। क्यों इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, डीपेस्ट कट्स टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इन लोगों ने डिक्रीज कर दिया है। इन्होंने बोला है कि हम जो पहले में जो बैरल ऑयल का बैरल जो प्रोडक्शन करते थे, अब उससे बहुत ज़्यादा हम कम मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका रीजन क्या है देखिए, द 2 मिलियन बैरल पर डे कट फ्रॉम ओपेक। अभी ये लोग 2 मिलियन बैरल का डिक्रीज करेंगे प्रोडक्शन में। क्यों, कुड सफर ए रिकवरी इन ऑयल प्राइसेस दैट हैव ड्रॉप्ड टू अबाउट $90 फ्रॉम $120। एक्चुअली देखा गया है कि बहुत सारे रिसेशन की फैक्ट्स के वजह से $120 से ये जो घट के $90 में चला आया था क्रूड ऑयल का प्राइस। तो इसी वजह से इन लोगों का जो बहुत घाटा हुआ है। तो इन लोगों ने बोला है कि प्राइस स्टेबिलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें हम घाटती कर देंगे, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा, हमारा इंडियन मार्केट में जो इसका इफेक्ट आएगा, जो हमारा मनी है वो और भी डिप्रेस हो जाएगा। डॉलर के कंपैरिजन में देखा जाएगा कि 83 रुपीज़ तक जा सकता है। और अगले महीने में हमारा जो यहाँ पे ऑयल प्राइस 3 से 4 रुपया या 6 रुपया पर लीटर इंक्रीज हो सकता है इस वजह से, ठीक है। तो ये पूरा न्यूज़ था। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओपेक क्या है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे 7 अक्टूबर में देखिए यूपी का एक न्यूज़ है, बहुत मजेदार न्यूज़। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑल फीमेल प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी पैक बैटेलियंस इन द स्टेट। तो इन लोगों ने क्या किया है, यूपी वालों ने महिलाओं का फोर्स बना लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, इन इंडिया वुमेन आर कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ शक्ति। इंडिया में हम वुमेन को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट अलोंग विद मेकिंग द वुमेन्स पावर ऑफ द स्टेट स्ट्रांग। तो अगर वुमेन को अच्छे से तरीके से मिलिट्री में यूज किया जाएगा तो पूरा वुमेन के जो वो भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी तरफ से, और वुमेन्स पावर जो स्टेट में है वो बहुत उभर के आएगा स्ट्रांग में, ठीक है। सेल्फ रिलायंट गिविंग देम ए सेफ एनवायरनमेंट इन द प्रायोरिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि हम वुमेन को प्रायोरिटी देंगे और स्टेट का जो सेफ्टी है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए वुमेन को भी हम यहाँ पे चांस देंगे, ठीक है। यू मस्ट शुड नो दैट कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है, लखनऊ, और चीफ मिनिस्टर योगी जी, ठीक है। तो ये न्यूज़ था। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट का न्यूज़ है, देखिए 7 अक्टूबर में क्या हुआ है, एट द राजभवन इन शिलोंग। शिलोंग का जो राजभवन है, राजभवन क्या होता है, जहां पे गवर्नर रहते हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज्यूम द रोल ऑफ गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के नया जो गवर्नर है वो देखिए यहाँ पे अपॉइंटेड हो रहा है। और कैपिटल ऑफ मेघालय क्या है, शिलोंग। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय क्या है, सीके सांगमा, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय जिन्होंने इनको ओथ लेने में मदद की है वो कौन है? जस्टिस हरमन सिंह थांग ह्यू। ओके, तो इन्होंने हमारे जो नया गवर्नर जी है मेघालय का डॉक्टर वीडी मिश्रा, उनको ओथ लेने में मदद किया है। तो ये रिसेंट में नॉर्थ ईस्ट का एक नया रिपोर्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 7 अक्टूबर में और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया है क्वी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022। और ये फेम अवार्ड कहां पे होता है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जयशंकर जी को यहाँ पे एक ट्रेडिशनली माउरी वेलकम मिला है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल वेलकम सिस्टम है न्यूजीलैंड का। तो देखिए द क्वी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स वाज हेल्ड इन न्यूजीलैंड, ये तो हमें पढ़ ही चुके हैं। ही लॉन्च्ड, वो जब वहां पे गए थे एक बुक लॉन्च किया है मोदी एट द रेट ऑफ 20 करके, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये है पूरा बुक का नाम। इन्होंने ये जो इंटरनेशनल स्टेज था वहां पे जाके ये बुक को लॉन्च कर दिया हमारा प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। ठीक है, और देखिए ये जो क्वी इंडियन अवार्ड्स है किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, ये हम देखेंगे दूसरे स्लाइड में। तो कौन गए थे क्वी इंडियन हॉल ऑफ फेम ऑफ अवार्ड्स में? हमारा जयशंकर जी, जो कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे इंडिया का। ठीक है, और ये जो क्वी अवार्ड है ये किस अचीवमेंट के वजह से लोगों को मिलता है हम देखते हैं दूसरे स्लाइड में। चलिए देखिए द इंडियन क्विकेंडर ऑनर्स आका क्वी इंडिया हॉल ऑफ फेम इज हायर द रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट। ठीक है, स्पेशली दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड, किनको मिलेंगे? जो कंट्रीब्यूट करते इमेंसली टू द कम्युनिटी आर ऑनर्ड एट ए प्लेटफॉर्म व्हिच इज कंसिडर्ड एट द बिगेस्ट फॉर्मल इवेंट ऑफ द इंडियन डिस्पोरा इन न्यूजीलैंड। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एक प्रोग्राम है जो कहाँ पे होता है? न्यूजीलैंड में। और जो वेरियस कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन मतदान अच्छे तरीके से करते हैं और सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नया नया इनिशिएटिव लाते हैं सोशल वर्कर्स। ठीक है, the rarest of community takes pride and inspiration from the honor while showering their generous appreciation on those who eventually take home the honors। तो सोसाइटी में कुछ अच्छी करने के लिए बहुत सारे लोग सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, और इनको क्वी इंडियन हॉल ऑफ फेम के अवार्ड से ऑनर किया जाता है। और जब ये ऑनर लेके कोई एक बंदा घर पे आएगा तो दूसरा भी कोई इसको देके मोटिवेट हो जाएगा और वो जाके कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा जिसको उसको भी ये अवार्ड मिल सके। इस अवार्ड में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी वालों के अवार्ड मिलते हैं, बहुत अच्छे जो देखिए एक इंटरनेशनल फोरम का अवार्ड प्रोग्राम है। तो इसमें इंडिया का जो बहुत सारा मूवीज है जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा बना है उसको भी हम डिस्प्ले करते हैं। और इंडिया का जो इंडिजीनियस जो थिंग होते हैं जो अच्छा रहता है वो सबको हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और वर्ल्ड का सारा पब्लिक जो है वो सब वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, यही था पूरा एक क्वी अवार्ड। वी आर गोइंग टू see the current affairs from October 8. Let's check what are the most important thing happen in this day. So, 5th Assembly of International Solar Alliance to be held in New Delhi. न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 5th असेंबली होने वाला है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम सुन के पता चल रहा होगा, सोलर यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को लेके कुछ यहाँ पे मामला होगा। तो देखिए चेकआउट करते क्या है इसमें। According to the Ministry of New and Renewable Energy, India currently holds the position of President of the International Solar Alliance (ISA) Assembly। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट कौन है? ये जो है पे एक एसोसिएशन है, इसका प्रेसिडेंट कौन है? हमारा इंडिया। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं इनका जो मेन फंक्शंस है, ऑब्जेक्टिव्स है और इनका जो फ्यूचर गोल है वो सब क्या है। The International Solar Alliance is very necessary to achieve the energy transition objective for our planet। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, एज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो चीपेस्ट फॉर्म है वो क्या है? सोलर एंड मिनी ग्रिड्स, जो सोलर का पैनल होता है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर आर द सॉल्यूशन टू एंश्योरिंग दैट एवरीवन इन द ग्लोब हैज एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जो पूरा होल एसोसिएशन है उनका ये बोलना है कि अगर पूरा वर्ल्ड के ग्लोब में जो जितना भी यहाँ पे लोग है इनको अगर एनर्जी का रिसोर्स अवेलेबल किया जाए तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा वो क्या है? सोलर एनर्जी को अच्छे तरह से प्रोड्यूस कीजिए और इनको इजीली एक्सेसिबल किया जाए वर्ल्ड के हर एक लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया में एक कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा डील किया जाता है? यू मस्ट शुड नो दैट
यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, हमारा इंडिया का यूनियन मिनिस्टर कौन है जो हमारा पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखते हैं? श्री आर के सिंह जी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पे है? तो पहले ही मैंने बताया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो प्रेसिडेंट कंट्री कौन है? इंडिया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखिए, गुरुग्राम हरियाणा इंडिया पे है। तो एग्जाम, एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नॉट नेशनल, ये जो बात है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। और इसका प्रेसिडेंट बना हुआ है कौन? हमारा इंडिया। और अच्छी तरीके से काम चल रहा है कि वर्ल्ड के हर एक लोगों के लिए इजीली सोलर एनर्जी को एक्सेसिबल किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी हर एक जनता के लिए इजी टू यूज किया जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अक्टूबर 10 में जाता है। अक्टूबर 9 में कुछ खास नहीं था, तो देखिए अक्टूबर 10 में न्यूज किया है। टू क्रिएट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग ऑल एम्प्लॉइज, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट IREDA क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ऑब्जर्व द साइबर जागरूकता दिवस। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बोला है एक डेट फिक्स करते हैं और इस दिन में हम क्या करेंगे? साइबर अवेयरनेस को हर एक जगह में अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइबर जागरूकता दिवस इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट रिक्वायर्स ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ। हर एक महीने का फर्स्ट जो वेडनेसडे होगा, इस दिन हम क्या करेंगे? साइबर जागरूकता दिवस हम रखेंगे और हर एक जगह पे साइबर सिक्योरिटी को लेके हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो देखिए द पर्पस इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंसिटाइज द इंटरनेट यूजर्स ऑन सेफगार्डिंग अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स एंड साइबर क्राइम्स। एवरी टाइम सुना जाता है कि किसी के साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया है, तो इसके लिए अच्छी तरीके से लोगों को अवेयर करने के लिए ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया है। किसकी ओर से? IREDA की ओर से। और ये जो इनिशिएटिव है इसका नाम क्या दिया गया है? साइबर जागरूकता दिवस। किस दिन होगा? हर एक महीने का फर्स्ट जो बुधवार है, वेडनेसडे, उस दिन ये रखा जाएगा। ठीक है, व्हाई साइबर जागरूकता दिवस इज नेसेसरी? अभी क्यों इतना जरूरी हो गया है? देखिए, ए मेजर इंडियन ऑयल PSU सफर्ड साइबर अटैक। इंडिया का एक ऑयल PSU था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इट्स ऑपरेशन आसाम्स एंड रिसीव्ड ए रैंसम डिमांड। तो इनके जो कंप्यूटर था, एक रैंसम वायरस छोड़ दिया गया है और डिमांड किया गया है कि 57 करोड़ आप हमको दीजिए, वरना आपका जो ऑफिशियल डाटा है पूरा उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, एक PSU में ऐसा अटैक हुआ है, तो बार बार आए दिन ऐसा अटैक होता रहता है, साइबर अटैक। तो इसको अगर अच्छे से देखा जाए तो ये बात बहुत जरूरी हो जाता है कि साइबर अवेयरनेस हर एक कोने कोने में नेशन वाइज स्प्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए और एक बात है यहाँ पे, CERT in reported a total of 11.5 lakh and 12.1 lakh cyber security incidents during 2020-21। तो यहाँ पे और एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि 2020 से और 2021 के बीच में अब तक 11.5 लाख टू 12.1 लाख तक साइबर सिक्योरिटी का अटैक देखा गया है, पब्लिक एंड गवर्नमेंट इन बोथ ऑफिशियल प्लेसेस। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखने का जरूरत क्या है? साइबर जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा? हर एक महीने का जो फर्स्ट वेडनेसडे होगा। और इनिशिएटिव किसकी तरफ से लिया गया है? IREDA के तरफ से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। इंडियन क्वेस्ट पंकज अडवाणी, इनका पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए इन्होंने क्या किया है? डिफेंडेड हिज वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप्स टाइटल फॉर द 5th टाइम, beating competitor Saurav Katharia in the best of 7 frame finals at the high-end snooker club in Kuala Lumpur, Malaysia। कुआला लंपुर कहाँ पे पड़ता है? मलेशिया में। इन्होंने ये जो हमारा पंकज अडवाणी जी है, इन्होंने क्या किया है? देखिए इन्होंने इनका जो कंपटीटर था सौरभ कठरिया जी को इन्होंने बीट कर दिया और बिलियर्ड चैंपियनशिप में इन्होंने अपना जगह बना लिया। सो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है पंकज अडवाणी जी। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यही है पूरा न्यूज। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। अक्टूबर 10 में एक रिपोर्ट आता है, देखिए छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट्स ओन ओलंपिक। इन्होंने क्या किया है? स्पोर्ट को और अच्छे से
इनिशिएटिव लेने के लिए इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ का जो चीफ मिनिस्टर था भूपेश बघेल जी, इन्होंने स्टेट का ओन ओलंपिक्स लॉन्च कर दिया है। द गेम्स फॉलोइंग अंडर द टीम कैटेगरी इंक्लूड गिल्ली डंडा, कौन सा स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किया गया है, गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखाली, लंगड़ी रेस, कबड्डी, खो खो एंड कांचा। There are 3 age group categories, including the first category for participants till the age of 18 years, the second for the participants from under 18 to 14 years of the age group, and lastly for participants above 40 years of age. So the important thing is which state launched his own state Olympic? Chhattisgarh. And who is the chief minister of this Chhattisgarh? Bhupesh Baghel ji. Okay, you must should know something here. छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बाघेल। छत्तीसगढ़ का अभी गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। ओके, सो ये सब जिनिस जो चीज है आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो देखिए अभी न्यूज आ गया है अक्टूबर 11 का। योगी जी देखिए यहाँ पे क्या किया है, Union Minister of Road Transport and Highway Nitin Gadkari inaugurated the 81st annual session of the India Roads Congress in Lucknow, ठीक है। तो यहाँ पे जो नितिन गडकरी जी है लखनऊ में किया गया है, इनोग्रेट किया है 81st एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस का। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, द रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹8 करोड़ एक प्रोजेक्ट है हैव बीन अप्रूव्ड फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए प्रोडक्ट है पूरा। नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे लखनऊ में इसका इनॉग्रेशन किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ highlighted the importance of safe roads which will decrease road accidents and provide a safer environment. Uttar Pradesh will host the 81st Indian Road Congress. यहाँ पे जो पूरा सेरेमनी है उत्तर प्रदेश इसको होस्ट कर रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए 8 करोड़ रुपए का एक बजट यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है हमारे नितिन गडकरी जी की तरफ से इन लखनऊ फ्रॉम 8 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। तो ये 8 से 10 अक्टूबर तक चला है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा फायदा हो चुका है, ठीक है। तो इसमें याद रखने का बात क्या है, देखिए जो है पे एनुअल सेशन है कांग्रेस के, इंडियन रोड्स कांग्रेस का, वो इस बार कहां पे हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अक्टूबर 12 को अभी न्यूज है, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड फेज 1 ऑफ मोदी शैक्षणिक संकुल व्हिच इज एन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर नीडी स्टूडेंट्स इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो नीडी स्टूडेंट्स है पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन एडुकेट फैसिलिटीज ना होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो अभी मोदी जी ने यहाँ पे एक नया स्कीम लेके आए हैं, ठीक है। द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो मोदी जी का ये कहना है जो स्टूडेंट्स फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड पेरेंट्स टू प्रिपेयर देयर किड्स फॉर स्किल डेवलपमेंट टू कॉम्बैट डिफिकल्ट सिचुएशन। मोदी जी का ये कहना है कि हर एक स्टूडेंट को अपना स्किल डेवलप करना चाहिए, नॉट ओनली द बुकिश, ओके, यू ऑल्सो हैव टू डेवलप सम स्किल्स, देन यू कैन कॉम्बैट difficult situations, okay. During the complete education of a child he or she has to face hardship that arise. तो इनका कहना है कि एजुकेशनल लाइफ में जब एक स्टूडेंट रहता है तो बहुत ऐसा दौर आ जाता है कि बहुत हार्ड सिचुएशन से बच्चों को गुजरना पड़ता है, तो उनको स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए कि हार्ड जो सिचुएशन है उसको कैसे डील किया जाए। He highlighted that labor has tremendous power and a large section of our समाज। इनका कहना है जो लेबर सेक्शन है उनको हम नीचे से नहीं देंगे, ठीक है, वो हमारा जो सोसाइटी का है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बिलोंग्स टू द हार्ड वर्किंग क्लास, और वही है बहुत ही हार्ड वर्किंग क्लास के, और उनके बिना हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कभी नहीं हो सकता। तो मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है और इनका जो नया स्कीम है वो क्या है, शैक्षणिक संकुल स्कीम, ठीक है। और ये शैक्षणिक संकुल स्कीम आपको पॉइंट दिया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी का स्कीम है, तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा स्कीम है। इट इज डीलिंग विद एजुकेशनल पर्पस हु आर नीडी स्टूडेंट्स एंड नॉट एबल टू गेट ऑल द फैसिलिटीज फॉर बेसिक एजुकेशन, ओके।
Then move to our next slide. So now the news is from October 13. The state government of Himachal Pradesh has started a new scheme named HIMCAT or HIMCAD to provide irrigation facilities to farmers. According to the latest data, about 80% of the agricultural area in Himachal Pradesh is rain-fed. तो देखा जाता है हिमाचल का जो एरिया है 80% ऑफ द एरिया क्या है, रेन फेड एरिया है. तो इसीलिए द स्कीम विल प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी टू ऑल फार्मर्स फील्ड्स फॉर बेटर वाटर कल्टीवेशंस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल का जो गवर्नमेंट है वो कौन सा स्कीम देके फार्मर को वाटर इरिगेशन में हेल्प कर रहा है, हिमकेट. ओके, और हिमकेट ये जो नया स्कीम है कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, हिमाचल. ओके, इस तरीके से आप कनेक्ट करते हुए चलिए पॉइंट को. यू मस्ट शुड नो दैट हिमाचल प्रदेश कैपिटल क्या है, हिमाचल प्रदेश का शिमला. तो ये एक ऐसा स्टेट है, समर में इनका कैपिटल रहता है शिमला और विंटर में इनका कैपिटल रहता है धर्मशाला. मस्ट शुड नो दिस थिंग. ओके, हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर जी. ओके, एंड हिमाचल प्रदेश का अभी गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर. ठीक है, तो ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए और ये बात तो बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए आपको. ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं. तो देखिए अक्टूबर 13 का एक न्यूज आया है पे. द अदानी ग्रुप एएआई ऑपरेटेड छत्रपति शिवाजी महाराज, कहाँ पे है, मुंबई पे शायद, इंटरनेशनल एयरपोर्ट CSMIA इन मुंबई, मैंने कहा था पहले, हैज स्विच्ड टू ग्रीन एनर्जी सोर्सेस fulfilling 95% of its requirement from hydro and wind. इनका कहना है ये जो है छत्रपति, देखिए मुंबई पे है ये एयरपोर्ट, कौन सा, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट. ठीक है, तो इसको डील कौन कर रहा है, यहाँ पे अदानी ग्रुप की ओर से. और इनका यह कहना है कि हम यहाँ पे जो भी एनर्जी रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं वो पूरा नेचुरल है और हम कौन सा यहाँ पे रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, देखिए हाइड्रो एंड विंड पावर का यूज में ले रहे हैं. ठीक है, अभी 95% जितना भी एनर्जी यहाँ पे यूज में लिया जाता है वो हाइड्रो एंड विंड एनर्जी को यूज में लिया जाता है. द फैसिलिटी विटनेस्ड ए राइज इन नेचुरल एनर्जी प्रोडक्शंस with 57% in green consumptions in April to a ownership of 98%. इनका कहना है कि अप्रैल से अभी तक हम 98% तक हमने यहाँ पे इम्प्रूव किया है. तो इंडिया का इस वजह से पहला एक एयरपोर्ट बन जाता है जिसमें पूरा ग्रीन एनर्जी को यूज में लिया जा रहा है. ठीक है, कहाँ पे है, छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में. ठीक है, धीरे धीरे करके इनको देखिए इंस्पिरेशन लेंगे और बाकी जो अदर एयरपोर्ट्स है, रेलवेज है, वो भी ऐसे ग्रीन एनर्जी को यूज में लेके अच्छे से यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यू मस्ट शुड नो दैट महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, एकनाथ शिंदे. महाराष्ट्र का जो कैपिटल है अभी कौन है, मुंबई. और महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी. ठीक है, ये सब बातें आपको याद रहना चाहिए. तो देखिए CSMIA इसका फुल फॉर्म क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज प्रिपेयर्ड ए रोड मैप टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन. इनका कहना है ये जो अथॉरिटी है क्या करेंगे, नेट जीरो कार्बन इमिशन को लागू करेंगे बाय कितने साल तक, 2029 पे. अच्छे से एक दिन नेट जीरो कार्बन इमिशन किया है उसमें हम एक अच्छे से स्लाइड लाएंगे, तब हमको आप समझाएंगे कि नेट जीरो कार्बन इमिशन एक्चुअली होता क्या है. ओके, चलिए नेक्स्ट जाते हैं. एक न्यूज निकल गया है, इंडिया में सी अप टू $20 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट टेक. ठीक है, सेक्टर बाय 2030 सेड एनजिया वेंचर्स a new age mid-market venture capital fund focused on healthcare, education and environment. यहाँ पे एनजिया वेंचर्स नाम करके एक एसोसिएशन है. इनका कहना है कि इंडिया इन अपकमिंग टाइम्स 2030 तक क्लाइमेट टेक पे 20 बिलियन रुपया का खर्चा करना पड़ सकता है. तो क्यों, देखिए एज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस, इनका कहना है वर्ल्ड में जो हम थर्ड पोजीशन पे लाइन करते हैं कि कार्बन एमिशन हम कर रहे हैं, इट इज एस्टिमेटेड दैट क्लाइमेट चेंज विल पोटेंशियली पुश ओवर 132 मिलियन पीपल ग्लोबली टुवर्ड्स एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030. इनकी वजह से जो सर्कमस्टेंस आने वाले 2030 तक 132 मिलियन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे. रैंकिंग 7th
on the global climate risk 2021 climate change will lead to at least 40% of India's population living with water scarcity by 2050। इनका कहना है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में हम 2021 पे 7th पोजीशन पे थे और 2050 तक ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि यहाँ पे 40% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो वाटर स्कर्सिटी में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, इस सब प्रॉब्लम को डील करने के लिए आए दिन इंडिया को क्लाइमेट टेक पे पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए इंडिया जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, तो इनका कहना है कि आप क्लाइमेट टेक में पैसा लगाइए वरना आपका एयर सर्कमस्टेंस आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, इंडिया रैंक्स द 9th स्पॉट ग्लोबली फॉर क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट और हम ऐसा कंट्री है जो ग्लोबल में क्या कर रहे हैं। देखिए जो क्लाइमेट टेक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां पे हमारा रैंक है, 9th है। ठीक है, with the country's climate tech funds receiving 1 billion venture capital funding between 2016 and 21। 2016 and 21 तक हमारा इन्वेस्टमेंट था ये $1 बिलियन का। ओके, तो यही न्यूज था। और एक कौन सा जो एसोसिएशन बोल रहे हैं, एनजीए वेंचर्स, एक प्राइवेट एसोसिएशन है और इनका ये सब मानना है कि अगर आप क्लाइमेट टेक पे अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो 2050 तक आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अक्टूबर 14 में मेघालय में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया है। मेघालय का मैंने ये सब बहुत आगे भी बोला था कि मेघालय का कैपिटल कौन है, शिलोंग। मेघालय का चीफ मिनिस्टर कौन है, सीके सांगमाची। मेघालय का अभी गवर्नर कौन है, डी मिश्रा। ओके, एडिशनल चार्ट में है ये। अभी देखिए मेघालय इज ऑल सेट टू होल्ड ए लॉन्ग मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स कैप्चर मेघा काyak फेस्टिवल 2022। सो यू मस्ट शुड नो दैट मेघा काyak फेस्टिवल एक्चुअली है क्या। ओके, और एक कितने दिन तक चलेगा, 4 डे तक चलेगा, स्टार्टिंग अक्टूबर 13। ये अक्टूबर 13 में स्टार्ट होने वाला है एट द पिक्चर्स क्यू अटमेरू रिवर एट उमथम विलेज में होगा। अभी देखिए ये जो मेघा काyak फेस्टिवल है ये किस में डील करते हैं। मेघा काyak जो फेस्टिवल है इसमें देखिए बोटिंग का रेस होगा। ठीक है, और ये होस्ट कौन करने वाला है, मेघालय। और ये कब से कब तक चलेगा, 13 से चलेगा और ये 4 दिन तक चलता रहेगा। और कहाँ पे होगा, ये देखिए यहाँ पे उमथम विलेज। ओके, और उमथ्रियो रिवर में ये होने वाला है। ठीक है, और ये सब चीज आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए मेघालय के बारे में। ओके, so in October 15 the news comes here, the 17th okay प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो एक्चुअली प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को लेके यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स है जो हम आज देखेंगे। यहाँ पे देखिए इंदौर मध्य प्रदेश इन जनवरी 2023 में यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने यहाँ पे लॉन्च किया है इस इवेंट को, और यहाँ पे एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है इस दौरान, 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक्चुअली 17 जो यहाँ पे भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस है इसमें एक्चुअली होता क्या है और इस नया इवेंट को लॉन्च करने का जो असली मकसद क्या है वो हम देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान वो भी थे इस इनॉग्रेशन में, और एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स का जो वी मुरलीधरन वो भी यहाँ पे थे। तो एक्चुअली फैक्ट्स क्या है देखिए यहाँ पे, द प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 9th of January to mark the contribution of the overseas Indian community to the development of India। तो देखिए इंडिया का बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर की कंट्री में अपना जॉब कर रहे हैं और या दूसरे कामों से बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, तो वो भी हमारे इंडिया के डेवलपमेंट पे अपना योगदान दे पाए, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। इसीलिए यहाँ पे एक नया स्कीम ले आया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ठीक है, तो इसके दौरान क्या होगा, जो भी बाहर के लोग हैं हमारे इंडियन कम्युनिटी के, वो यहाँ पे देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं वेरिटी स्कीम के तहत। ठीक है, और एक बात, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के साथ ही ये मिला हुआ ये बात, इट ऑल्सो commemorates the return of Mahatma Gandhi from South Africa to India in 9 January in 1951। एक्चुअली जनवरी की जो 9th महीने थे उसी दिन हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने अफ्रीका से इंडिया में वापसी की थी। तो इसलिए ये भी हमारा इस पॉइंट से कनेक्टेड हो जाता है। ओके, सो आपको यहाँ पे याद रखने का बात क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन कब मनाया जाएगा, जनवरी 2023 को ये मनाया जाएगा। ठीक है, और एक कौन सा वाला रहने वाला, 17th होने वाला है। ठीक है, और
मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी इस इनॉग्रेशन में थे। और किसने लॉन्च किया? डॉक्टर एस जयशंकर जी, जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को यहाँ पे लॉन्च कर दिया। ठीक है तो इतनी सी डिटेल्स ही था इस स्लाइड में। नेक्स्ट देखते हैं हम अक्टूबर 17। एक्चुअली 16 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कुछ खास नहीं था, तो इसीलिए हमने अक्टूबर 16 से कुछ भी नहीं उठाया। तो अक्टूबर 17 में हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स रहता है अच्छे से। अमित शाह इनॉग्रेट्स गाथा स्वराज की। तो ये जो स्वराज जो सब वर्ड है, ठीक है, या इस वर्ड से हम बहुत अच्छे से परिचित है। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में ये स्वराज बहुत से लोगों ने इसका आवाज उठाया था, लाइक बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस के जितने भी अच्छे अच्छे लीडर थे वो बहुत से अपने कन्वेंशन में स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो अमित शाह जी इनॉग्रेट्स गाथा स्वराज की। एक्चुअली बात क्या है, ये एक म्यूजियम है। ठीक है, ग्वालियर में एक नया म्यूजियम उद्घाटन किया गया है, हमारे होम मिनिस्टर की तरफ से अमित शाह जी है। तो स्टोरी लाइन देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड ए गैलरी कम एग्जीबिशन depicting the history of prominent Maratha commanders at the sprawling Jai Vilas Mahal of Scindias, the erstwhile rulers of Gwalior। तो ग्वालियर के यहाँ पे जो पैलेस थे, ग्वालियर के जो रूलर्स यहाँ पे सिंधिया जो लोग थे वो जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन्हीं के एक पैलेस है। ठीक है, उस पैलेस में इन्होंने एक म्यूजियम बनाया गाथा स्वराज की। तो इस म्यूजियम में किया कि एक्चुअली प्रेजेंस रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सखाराम गणेश देवकर इन बांग्ला बुक। एक्चुअली ये जो स्वराज वर्ड है ये कहाँ पे अभी तक इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है। फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड किसने यूज किया था? एक बांग्ला बुक में इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, सखाराम गणेश देवकर। ठीक है, इन्होंने यूज किया था। उन्होंने एक बुक लिखा था शिवाजी महात्मा ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1902। तो वहाँ पे शिवाजी के लाइफ स्टोरी में उन्होंने बहुत से बातें लिखी थी और वहाँ पे स्वराज जो वर्ड है उसका फर्स्ट इस्तेमाल में लिया गया था। ठीक है, द वर्ड स्वराज वॉज यूज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में बाल गंगाधर तिलक ने इस वर्ड के यूज किए थे। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत बार स्वराज की यूज किया था। वीर सावरकर जी, भारतीय जनसंघ एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सभी ने यह स्वराज शब्द का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, अभी जय विलास जो पैलेस है जहाँ पे ये नया सा म्यूजियम यानी एक गैलरी बनने वाला है गाथा स्वराज की, तो यह कहाँ पे बनने वाला है? जय विलास पैलेस में। तो एक्चुअली जय विलास पैलेस का जो इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। जय विलास पैलेस वाज बिल्ट इन 1874 में बनाया गया है, जिसमें क्या हो रहा है, जयाजी राव सिंधिया द रूलर ऑफ द ईस्टर्न वाइल्ड प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्वालियर इन द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में जो है पे सिंधिया थे ग्वालियर, ठीक है, सॉरी जयाजी राव सिंधिया, उनके टाइम में जो रूलर थे उसी के टाइम में जय विलास पैलेस बनाया गया था। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आ जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो हमारा गवर्नमेंट इंडियन जो GOI है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ये पद संभाला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहने के लिए बहुत अच्छे से जरूरत है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द पैलेस स्टिल इज रेसिडेंस ऑफ सम ऑफ हिज डिसेंडेंट्स इंक्लूडिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, तो अभी ये जो पैलेस है उसके पैलेस का एक जो मेजर पार्ट है वहां पे अभी भी जो रूलर्स लोगों का डिसेंडेंट लोग थे, ठीक है, वो वहां पे स्टे कर रहे हैं। ठीक है, तो यही था ये पूरा न्यूज़। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि एक्चुअली गाथा स्वराज का अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो गाथा स्वराज की एक्चुअली है क्या? कोई म्यूजियम है, कोई गैलरी है, कोई आर्ट गैलरी है, कोई कंपटीशन है, एक्चुअली है क्या? तो एक नया सा इनॉग्रेशन है गाथा स्वराज की, कहाँ पे है? सिंधिया का एक म्यूजियम बनने वाला है ग्वालियर पे, और इसके इनॉग्रेशन किया है हमारा अमित शाह जी ने। तो अक्टूबर 17 के स्लाइड को हम खत्म करके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए, तो देखिए एक मजेदार न्यूज, इंडिया स्टैंड थर्ड इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो इंडिया के जो फिश प्रोडक्शन है, इंडिया वर्ल्ड में अभी थर्ड पोजीशन को होल्ड करके रखा है। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनता है, देखिए, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो फर्स्ट में कौन आता है इस कल्चर में? चाइना आता है, और उसी के बाद अभी इंडिया का जो पोजीशन है वो बना हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिशरीज, एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरी, डॉक्टर एल मुर्गन, ठीक है। तो एक्चुअली स्टेट्स फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज डेयरी का जो मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? डॉक्टर एल मुर्गन हैज रिसेंटली सेड दैट 734.77 crore rupees was allocated to the state Karnataka under the flagship scheme of प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना।
PMMSY। तो ये एक योजना है, एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इस स्कीम के तहत हमारा जो कर्नाटक का स्टेट है उसके लिए कितना पैसे एलोकेट किया गया है, 734.77 करोड़ रुपीस की। कर्नाटक में बहुत अच्छे से जो फिशरीज का प्रोडक्शन है वो और भी अच्छे से इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने पिक्चर लगा दिया इंडिया के फिश प्रोडक्शन के बारे में। देखिए बोट से ले जाके लोग कैसे अच्छे से फिश पकड़ रहे हैं, ठीक है। सो यही न्यूज था। अभी इंडिया का पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन, थर्ड। You must should know these things. Okay. So after ending this, let's move into our next slide. The most important news of the week. Okay. This is not the most important thing, but after the slide, when I am going to discuss about the suspension bridge, then the original topic came into the light. Okay. So let's begin. Government of India approved first suspension bridge across कृष्णा रिवर। एक्चुअली कृष्णा जो रिवर है उसके ऊपर ने गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। और उसके लिए ये जो ब्रिज है कौन से स्टेट को कनेक्ट करेंगे देखते हैं। ब्रिज अक्रॉस द कृष्णा रिवर कनेक्टिंग तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। मेनली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ये जो ब्रिज है बनने वाला है इसको कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द नलमल्ला फॉरेस्ट रेंज, और एक नलमल्ला जो फॉरेस्ट रेंज है उसी को भी पास करते हुए जाएगा। द ब्रिज बिगिंस एट सोमासिला at Kolhapur in Telangana's Nagarkundul district and Amakor in Andhra Pradesh Kurnool district। ये सबको ये कनेक्ट कर देगा। The only other option is to travel by boat across the river from Somasila to reach these places। एक्चुअली अगर ये ब्रिज बन के तैयार नहीं होता, अभी यहाँ पे जो भी लोग स्टे कर रहे हैं, जो भी विलेजर्स है, जो भी नेटिव पीपल है, उनके लिए एक ही रास्ता बच जाता है कि वो लोग सिर्फ बोट से ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। अक्रॉस द रिवर इनको बोट से ट्रेवल करना पड़ता है, लैंड का कोई ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ पे नहीं बचता, ठीक है। तो इसी के लिए रात में जो इन लोगों को ट्रेवल करने में बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात को अच्छे से देखा और यहाँ पे एक ब्रिज का एलोकेशन कर दिया है, ठीक है। और इसके लिए जो भी पैसा वैसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये सस्पेंशन ब्रिज जो बनने वाला है ये कैसे बनेगा, इसका मटेरियल्स क्या रहेगा, सब कुछ देखेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज का थोड़ा मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। ए ब्रिज दैट हैज इट्स रोडवे सस्पेंडेड फ्रॉम 2 or more cables यूजुअली पासिंग ओवर टावर्स एंड सिक्योरली एनकोडेड एट द एंड्स। तो यहाँ पे बात किया रहता है, यहाँ पे कुछ सामान लगा रहता है और यहाँ पे अच्छे से वायर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो वायर देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो वायर है ये जो ग्रीन वाले टावर से कनेक्टेड रहते हैं। और यही क्या है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये है इसका टेंशन जोन, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये इसका क्या बनता है, देखिए ये सस्पेंशन ब्रिज कैरीज वर्टिकल लोड्स, ठीक है। वर्टिकल लोड्स कैरी करते हैं थ्रू कार्व्ड केबल्स इन टेंशन जोन में। दीज लोड्स आर ट्रांसफर्ड बोथ ऑफ द टावर्स, और ये टावर्स के हिस्से में जाते हैं, ठीक है, ये जो टेंशन जोन का, व्हिच कैरी देम वर्टिकल कंप्रेशन टू द ग्राउंड, ठीक है। तो टेंशन जोन से कैसे कंप्रेशन जोन में वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है। तो एक्चुअली इसका जो मेन मटेरियल रहता है, जो मेन इफेक्टिव थिंग वो है टेंशन जोन, यानी इसमें जो वायर लगा रहता है वो अच्छे से बना होना चाहिए। और अगर वायर में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है तो ऐसे ब्रिज के लिए बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो अभी इस पॉइंट को इतना हाईलाइट करने का मतलब यही है। देखिए रिसेंटली एक न्यूज निकल के आया है गुजरात से, सभी को आप लोगों को मालूम होगा क्या हुआ है। देखिए गुजरात का जो मोरवी का एरिया है वहां पे एक सस्पेंशन ब्रिज टूट के 135 लोगों का जान चला गया। जो लोग गए वो अभी वापस नहीं आ सकते, कोई भी कार्रवाई अगर हो जाए तो। देखिए क्या हुआ है, 3 days आफ्टर अ सेंचुरी ओल्ड ब्रिज कोलैप्स इन गुजरात मोरवी, ठीक है। गुजरात का जो मोरवी एरिया है वहां पे एक ओल्ड ब्रिज कोलैप्स हो चुका है। पीपल द ओनर्स ऑफ द कंपनी ब्लेम्ड फॉर पोर रिनोवेशन वर्क। एक्चुअली ये जो ब्रिज था वो पहले से बना हुआ था, इसका रिनोवेशन के वर्क के लिए एक कंपनी था ओरिवा ग्रुप। मुझे पता नहीं कि क्योंकि किस लिए इस ग्रुप को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। एक्चुअली ओरिवा जो ग्रुप है वो एक वॉच मेकर कंपनी है, ठीक है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। तो अभी इस वे वाला कंपनी को कंस्ट्रक्शन का वर्क दे दिए गए हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। एंड 2 subcontractors who had repaired the bridge have been sent to police custody। अभी जो यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर थे, जो भी इंजीनियर लोग थे, उसको पुलिस की हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस एक्शन पे निकल के आए हैं। देखिए सैटरडे तक ये बात बहुत आगे तक चली गई थी। 5 others arrested men इंक्लूडिंग सिक्योरिटी गार्ड्स एंड टिकट बुकिंग क्लर्क्स आर इन जुडिशियल कस्टडी। इन सभी को जुडिशियल कस्टडी में ले गए हैं। अभी तो कार्रवाई चलेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पे 135 लोगों का डिसेंडेंट हो गया वो तो अभी वापस नहीं आ सकते, ठीक है ना।
एक वॉच मेकर कंपनी को विदाउट एनी बिडिंग, ठीक है, 150 ईयर्स ओल्ड ब्रिज को रिनोवेशन के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। बैग्ड 15 ईयर ऑफ डील, तो यहाँ पे 15 ईयर का एक डील हुआ था टू मेंटेन द ब्रिज इन मार्च, ठीक है, मार्च में इसका काम पूरा होना था। एंड रीओपन इट 7 मंथ्स लेटर, तो 7 मंथ्स लेटर में इसको रीओपन किया गया था, और जिस दिन रीओपन किया गया तो उसके 1-2 दिन बाद ये गिर चुका है, ठीक है। द मोरबी म्यूनिसिपल बॉडी एलिजिबली अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट ओरिविया विदाउट ए बाइडिंग प्रोसेस। एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्ट देने का जो प्रोसेस रहता है, बाइडिंग प्रोसेस, उसी को भी अच्छे से ना देखते हुए इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया गया है ये पूरा ब्रिज को। तो अभी इन लोगों ने कैसा रिनोवेशन किया देखिए, पिछले साइड में हम थोड़ा वापस चलते हैं। सपोज यही मोरबी का ब्रिज है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो हिस्सा रहता है, ठीक है, नीचे का जो हिस्सा है, ये जो प्लेट का हिस्सा, इसको चेंज कर दिया अच्छे से। और यहाँ पे जो भी वायर का हिस्सा रहा, जितना वायर का हिस्सा रहा था, ठीक है, ये सारे हिस्से को जस्ट पॉलिश कर दिया अच्छे से, ठीक है, अच्छे से इसको पॉलिश करके पेंट विन कर दिया और रिनोवेशन हो गया। देखिए क्या अच्छा काम किया है इन लोगों ने। और इन लोगों के इस गाफिलती की वजह से अभी क्या हुआ है, मुआवजा देना पड़ रहा है। देखिए किंग लोग को 135 पीपल को, और उनका जान चला गया है, ठीक है। तो यही न्यूज़ था। तो हमने कोशिश की है कि आपको सस्पेंशन ब्रिज के बारे में अच्छे से समझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अक्टूबर 19 का यहाँ पे हमारा नेशनल लेवल पे एक एथलीटिस जिनका नाम है ज्योति अर्जिया, ठीक है, एन इंडियन स्प्रिंटर मेड हिज हिस्ट्री इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स रेस, ओके, as she became the first Indian woman to run a sub 13 second time to win the gold medal। इन्होंने क्या किया देखिए, 100 मीटर का रेस विद इन 13 सेकेंड कंप्लीट कर लिया और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, ठीक है। तो एक बहुत ही गर्व का बात है। और ये देखिए कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आंध्र प्रदेश के स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाय रनिंग द फाइनल विद इन 12.79 सेकेंड, शी जस्ट क्रॉस्ड द 100 मीटर विद इन 12.79 सेकेंड, ओके। सो इट्स, उनका नाम याद रखिए, देखिए ज्योति आर्जी, और इन्होंने ये जो वुमेन का 100 मीटर रेस है नया रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और इन्होंने आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक्चुअली एमएसपी, इस साल ये जो वर्ड है काफी न्यूज में रहा है, ठीक है। एमएसपी को लेके बहुत सारा कानून भी निकल के आया था, बाद में नरेंद्र मोदी जी ने इसको वापस ले लिए थे, ठीक है, किसान भाई के समर्थन में। तो अभी देखिए एमएसपी ने क्या किया, हाइक फॉर ऑल मैंडेटेड रबी क्रॉप्स। एक्चुअली रबी क्रॉप्स क्या होता है और खरीफ कब क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं देखिए, आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अभी जो महीना चल रहा है यानी विंटर का सीजन, यहीं पे इसको जो सीड रहता है इसको बो किया जाता है, ठीक है। और बाद में इसका हार्वेस्ट किस समय किया जाता है, समर में, ठीक है। फ्रॉम अप्रैल टू जून के महीने में इसका जो हार्वेस्टिंग का जो रिजल्ट आता है उसको हम निकालते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर में देखिए व्हेट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है एंड मस्टर्ड है, ये सब रबी क्रॉप्स के अंडर में आते हैं। तो एक्चुअली कभी बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रह जाता है कि रबी को और क्रॉप्स को खरीफ को कभी कभी कनेक्ट करके इसमें थोड़ा गोलमाल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको ना हो तो आप एक बात याद रखिए, रबी यानी क्या, सूरज, ठीक है। तो सूरज के महीने में इसका जो हार्वेस्टिंग का रिजल्ट आएगा, यानी रबी क्रॉप्स क्या होगा, जो अभी जब आपका समर का महीना रहेगा तभी इसका हार्वेस्टिंग का रिजल्ट रहेगा। अगर आपको रबी पता है तो खरीफ आपको याद रहने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक याद में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स में देखिए आर ग्रोन विद द onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September to October। अभी का जो महीना चल रहा है, मानसून के महीने में खरीफ जो क्रॉप्स थे उनको बो किया गया था, और अभी का जो महीना चल रहा है विंटर का महीना, इनको हार्वेस्टिंग किया जाएगा और हम लोग इसका फूड के तरह पे लेंगे इस ग्रेन्स को, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में देखिए पेडी यानी जो धान का चाष होता है, ठीक है, मेज, जवर, बाजरा, ठीक है, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, ये सब क्या है खरीफ क्रॉप्स में अंडर के आता है, ठीक है। द हाईएस्ट इंक्रीज हैज बीन क्लियर्ड लेंटिल्स, ठीक है, क्या है वो होता है हम आपको बाद में दिखाते हैं। इसमें कितना हाइक किया गया, 500 रुपीज तक, ठीक है, पर क्विंटल में। द एमएसपी ऑन व्हीट, ठीक है, व्हीट जो रहता है उसमें कितना हाइक हुआ है, 110 रुपीज का हाइक हुआ है, और बार्ली में कितना हाइक हुआ है, 100 रुपीज। तो एमएसपी इतना जरूरी क्यों हो जाता है, देखिए जो मंडी के लोग रहते हैं, जब हमारा किसान भाई कोई मंडी में अपना फसल लेके जाते हैं कि इसको बेचना है, तो मंडी वाले क्या करते हैं, ऐसा एक दाम लगा देते हैं कि उसका किसान का नुकसान हो जाता है। तो उनको, हमारा जो किसान भाई, उनको अगर नुकसान से बचाया जा सकता है तो इसका एक ही
मतलब सिस्टम है क्या, एमएसपी। एमएसपी को अगर गवर्नमेंट ले आए तो क्या करेगा, किसान अपना जो सारा सामान है उसको एमएसपी की तरह तहत क्या करेगा, गवर्नमेंट को जाके सेल करेगा, और ये जो एमएसपी का प्राइस रहता है उसी के इर्द गिर्द में जो मंडी वाला है वो भी अपना प्राइस सेट करेगा। दैट्स व्हाई द एमएसपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प द फार्मर्स ऑन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। ओके ओके, देन लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये क्या है, देखिए ये है लेंटिल्स, कोई एक दाल तरह का चीज है ये, ठीक है। व्हीट देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बार्ले। हमने यहाँ पे पिक्चर का थोड़ा एनालिसिस लगाया है, ठीक है। अभी देखिए अक्टूबर 19 का नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक न्यूज है, द काठी बिहू, ठीक है। बिहू जो है ये स्पेशली कहाँ का फेस्टिवल है, आसाम। ओके तो देखिए अभी द काठी बिहू इज एन ऑस्पिशियस फेस्टिवल ऑफ आसाम व्हिच इज ए हार्वेस्टेड फेस्टिवल, ठीक है। It is celebrated on 18th October 2022 and the day is marked on the first day of काठी month, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए काठी बिहू होता क्या है, There is a total of 3 types of बिहू celebrated in Assam that are related to agriculture. Okay, तो बिहू क्या होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक फेस्टिवल होता है। द काठी बिहू इज वन ऑफ द हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स ऑफ आसाम एंड द अदर टू मार्क द की डेट्स इन द हार्वेस्टेड। काठी मीन्स कटिंग, काठी मीन्स क्या होता है, काठी मीन्स होता है कटिंग, ठीक है। एंड इट सिग्निफाइज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द ग्रेनियर्स आर यूजुअली एम्प्टी एंड देयर इज नॉट मच टू ईट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। ओके तो एक्चुअली हार्वेस्टेड फेस्टिवल का जो कटिंग का महीना रहता है, तो जब ये कटिंग होता है, फर्स्ट जब कटिंग स्टार्ट होता है तब इन्होंने क्या करते हैं, यहाँ पे एक पूजा रख देते हैं अच्छे से, और इसी जो फेस्टिवल है इसको हम कहते हैं काठी बिहू फेस्टिवल। और काठी बिहू के अलावा भी और दूसरा फेस्टिवल है यहाँ पे, देखिए रंगली बिहू, काठी बिहू, भोगाली बिहू, ठीक है। ये 3 टाइप्स का यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और रंगोली बिहू अब कब होता है, अप्रैल के टाइम में। काठी बिहू कब होता है, अक्टूबर के टाइम में जो अभी हो रहा है, ठीक है। और भोगाली बिहू कब होता है, ये जनवरी के महीने में, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको पता रहना चाहिए कि बिहू कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, असम के स्टेट से रिलेटेड है, और किसी लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा कल्चरल फेस्टिवल, एक्चुअली हार्वेस्ट रिलेटेड फेस्टिवल रहता है। और ये जो काठी बिहू रहता है अक्टूबर के महीने में होता है, ओके। और यहाँ पे जो रंगोली बिहू रहता है वो अप्रैल के महीने में रहता है, और जो भोगाली बिहू रहता है वो जनवरी के महीने में रहता है, ओके। सो दिस इज द न्यूज इन दिस आर्टिकल। सो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके आई कैन ऑल्सो want to say that एक्चुअली हमने आपको जो लिंक पहले लिख के बताया था कि हमारा जो शोमिश का www.shomish का जो वेबसाइट है उसके बारे में हम आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे। वहाँ पे आप जाके लिंक को क्लिक करके अच्छे से सारा जो करंट अफेयर्स का जो चीज़ देख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप वहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमको सपोर्ट बना रहने के लिए, ठीक है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चेकआउट करते हैं। देखिए हु इज हरदीप सिंह पुरी। एक्चुअली हरदीप सिंह पुरी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इन्होंने एक नया इनोग्रेशन लाया है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले जान लेते हैं कि हरदीप सिंह पुरी कौन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। इंडिया में जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी। तो अभी देखिए न्यूज क्या है, इनोग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीवीजी। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का सबसे जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वो उन्होंने ये पे इनोग्रेशन किया है। प्लांट इन लेरागा इन संगरूर पंजाब, ये पंजाब में हुआ है इसका इनोग्रेशन। देयर शेल बी डेली प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 600 to 500 टन्स ऑफ FOM। व्हाट इज FOM? फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो वाला जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा पर डेली कितना होगा प्रोडक्शन, 600 to 650 टन्स का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा सकता है जो प्लांट लगाया गया है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का, which can be used for organic farming, okay। And the CBG plant will also help to provide direct employment of 390 and indirect employment of 585 people। Actually इतना बड़ा प्लांट लगाया गया है तो उसमें तो जो भी स्टेट का एम्प्लॉयमेंट रहेगा उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, या अल्टीमेटली देखा जाए तो पूरा इंडिया के डेवलपमेंट इससे जुड़ा हुआ है। बायोगैस का इतना अच्छा सा इन्होंने प्लांट लगाया है, और ये क्या है देखिए, इनोग्रेटेड एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, नॉट ओनली इंडिया और नॉट ओनली पंजाब, ये जो एशिया पूरा जो हमारा एशिया का रीजन है उनमें सबसे बड़ा में आता है हमारा ये वाला, ठीक है। और ये पंजाब में बनाया जा रहा है, ठीक है, सीवीजी। तो इसका इनोग्रेशन हो गया, अभी इसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और 600 to 650 का टन का यहाँ पे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर निकल के आएगा, ठीक है, आगे जाके।
और भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे निकल के आएंगे, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में यह है, यही सिचुएशन है। सो अक्टूबर 20 का स्लाइड खत्म करके चलिए अक्टूबर 21 को हम चेकआउट करते हैं। लेट्स मूव। देखिए बहुत ही अच्छा न्यूज़, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम है पहले से अभी बहुत ही इंप्रूव्ड है, और दिल्ली का जो स्कूल है वर्ल्ड क्लास बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो अभी उसी को काउंटर करने के लिए जो आप है यानी आम आदमी पार्टी, उनको काउंटर करने के लिए और एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए गुजरात में एक नया स्कीम लाया गया है, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। अनवील्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन गांधीनगर। कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर। विद द डुअल गोल्स ऑफ, इसका गोल दो रहेगा, ठीक है, रिफॉर्मिंग द करिकुलम इन गुजरात पब्लिक स्कूल्स, ठीक है, एंड काउंटरिंग द आम आदमी पार्टी ऑफ क्रिटिसिजम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए कौन किसको काउंटर कर रहे हैं उसको हमारा कोई मतलब नहीं, बच्चों का फायदा होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छे से काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होना चाहिए। तो अभी बात यह है कि कहा जा रहा है कि गुजरात जो पब्लिक स्कूल थे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरा हालत था, पोर क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। तो उसी को देखते हुए नया इनिशिएटिव लिया गया है मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, और इसके तहत जो स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अच्छे से डेवलपमेंट किया जाएगा और एजुकेशन पॉलिसी लाए जाएंगे बहुत सारे, और बच्चों को अच्छे से एजुकेशन में हेल्प किया जाएगा। तो यही था पूरा न्यूज़। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ एंड इट इज़ अनफिल्ड इन गुजरात, ठीक है। गुजरात का कौन? गांधीनगर का जो एरिया है वहाँ पे मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, और इसका इनॉग्रेट हमारे मोदी जी ने किया है, ठीक है। सो देखिए जो पहला जो न्यूज़ बन के आ रहा है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, वो यहाँ पे रिशफल्ड हो चुका है, ठीक है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया आर रिशफल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019। एक्चुअली 2019 पूरा गवर्नमेंट चालू होने के बाद अभी 2021 7 जुलाई में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस में फर्स्ट टाइम इसका जो रिशफल हुआ है, तो रिशफल अभी जो आपका पहले कौन थे और अभी कौन है ये आप जाके गोल कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ था कि कैबिनेट में थोड़ा कुछ रिशफल हुआ है, तो आप एक सर्च मार लेना गूगल पर जाके, कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो नया लिस्ट है वो आपको दिखने में आ जाएगा, ठीक है। तो यही था बात इसमें न्यूज़ में। तो अभी थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में, ठीक है, और गवर्नमेंट जो पूरा होलसम बॉडी है उसके बारे में कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए हाउ मेनी मिनिस्टर्स आर देयर इन मोदी कैबिनेट। एक्चुअली मोदी कैबिनेट में अभी तक कितने मिनिस्टर्स हैं, तो देखिए इन 2022 यहाँ पे क्या है, देयर आर 31 कैबिनेट मिनिस्टर्स, ओके, एंड 45 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड 2 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज इन न्यू कैबिनेट ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये सब यहाँ पे है। तो कैबिनेट मिनिस्टर कितने? 31, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कितने हैं? 45, अदर 2 मिनिस्टर्स है जिसके पास इंडिपेंडेंट चार्जेस है, ओके। देन देखिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स इन इंडिया, ओके। सो इफ वी गो थ्रू द answer, the cabinet minister of India is the executive body and the central minister are led by the prime minister of India। actually ये जो है कैबिनेट बॉडी रहता है वो सबसे सुप्रीम पावरफुल प्रोमिनेंट गवर्नेंस मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव द सुप्रीम पावर्स इन द पार्लियामेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इनके पास से जो सारा सुप्रीम पावर रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारा इनके कैबिनेट मिनिस्टर के हाथों में ही रहता है, ठीक है। अभी तक 31 कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी गवर्नेंस के अंडर में टिल 2022, ठीक है। तो अभी देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्टर्स आर हेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में कितने सारे मिनिस्ट्री रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर्स। इसके बारे में ये सब कुछ तो है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, इसके अलावा भी जो सारे मिनिस्ट्री है जो और कोई भी मिनिस्टर को एलोकेटेड नहीं हुए वो सब हमारे नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आ जाता है, ठीक है। और देखिए और एक बात, हु इज द लार्जेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट अमंग ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया। तो नरेंद्र मोदी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर till 2022 in India, okay, so you must should know this thing. Who is the youngest cabinet minister of India? नीतीश पटनायक, ठीक है। अभी इनका जो एज है क्या है? 35 ईयर्स का, और ये हमारा जो यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर है इंडिया का, ठीक है। और ये इन्होंने अभी शपथ लिया था, ठीक है, स्टेट ऑफ राष्ट्रपति भवन में, ओके।
सो ये न्यूज़ था। और एक्चुअली न्यूज़ क्या बोले इसको, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्क्राइब किए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस कोई भी छोटा मोटा जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मिशन लाइफ अक्टूबर 2022 में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी इनॉग्रेशन किया है केवाडिया में, मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ क्या है देखते हैं। मिशन लाइफ मूवमेंट इज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन अक्टूबर, सॉरी इन ऑर्डर, अक्टूबर में तो है लॉन्च किया गया, ठीक है, लेकिन इस किस लिए लॉन्च किया है, ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये एक एनवायरनमेंट रिलेटेड क्या है, स्कीम है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इशूड ए स्टर्न वार्निंग आफ्टर द ग्लोबल लॉन्च ऑफ मिशन लाइफ एट द स्टेट ऑफ यूनिटी इन गुजरात इन द प्रेजेंस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो यूएन सेक्रेटरी कौन है, जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यूएन का जो मैसेज है हर एक देश के लिए ये है कि एनवायरनमेंट के अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखिए और एनवायरनमेंट के लिए जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट कीजिए, बिकॉज द ग्लोबल वार्मिंग इज कंटिन्यूसली इंक्रीज इन एवरी country. That's why we need to adopt most things bioenergies, okay, and sustainable development for everything, okay. That's why the UN secretary was present in this particular inauguration. तो आपको ये सब बात मालूम होना चाहिए। और अभी ये जो यहाँ पे मिशन लाइफ है वो किसके बारे में है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तहत इनॉग्रेशन किया गया है। और कौन से स्टेट में लागू होगा, गुजरात में, ओके, गुजरात में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, अभी देखते हैं द पीएम एड्रेस द क्राउड एंड asserted that lifestyle changes can help to mitigate climate changes। तो इन्होंने कहा है कि देखिए अगर हम हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट लाएंगे, बदलाव लाएंगे एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिससे हम एनवायरनमेंट को अच्छे से देखभाल कर पाएंगे और एनवायरनमेंट का जितना भी है पॉल्यूशन रोक सकेंगे। तो लाइफस्टाइल को चेंज करने के बारे में थोड़ा सोचने के लिए बोले हैं कि लोग अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो उसी के बारे में, उसी की वजह से एनवायरनमेंट में उसका इफेक्ट दिखाई देगा और एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, देन चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में जाते हैं हम। तो आपको ये बात याद रहना चाहिए, ठीक है, मिशन लाइफ। ओके, देन चलिए इन अक्टूबर 25 यहाँ पे एक स्टेट है, देखिए इंडिया फास्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है और क्यों लाया गया है और क्यों ये न्यूज़ में है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम है, स्किलफुल वर्कर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इकोनॉमिक हालात अच्छा नहीं है, तो देखते हैं हम हर एक साल देखेंगे जो बिहार में लोग होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के साइड में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, बहुत सारे एरिया में घूम घूम के माइग्रेशन होके काम करते हैं। तो अभी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेबर जाते हैं उनका प्रॉपर एक डाटा होना चाहिए कि कहाँ पे लोग जा रहे हैं, जो वुमेन्स है, ठीक है, जो बच्चे लोग होते हैं उनका एक प्रॉपर स्टेटिक डाटा होना चाहिए, जिसके बारे में उस स्टेट को गवर्नमेंट को पता रहना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है और सभी का लाइवलीहुड अच्छे से बना है कि नहीं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन बनाए रखने के लिए यहाँ पे इंडिया फास्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को लाया गया है। वॉज इनोग्रेटेड बाय द महाराष्ट्र वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा इन मुंबई। ठीक है, तो एक्चुअली महाराष्ट्र में लाया गया है, मुंबई में। ठीक है, जो भी माइग्रेशन करके बाहर से लेबर यहाँ पे आएंगे या यहाँ से बाहर जाएंगे उन सभी के बारे में डाटा ये वेबसाइट में रहेगा। ठीक है, इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम में द वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वल्नरेबल रीजन्स सीजनल माइग्रेंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सीजनल माइग्रेंट होते हैं, जो बेनिफिशियरीज होते हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके बारे में प्रॉपर डिटेल्स बना रहने के लिए द माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स एम्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द माइग्रेंट पीजेंट वुमेन लैक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, लैक्टेटिंग जो वुमेन होते हैं, जो यहाँ पे चिल्ड्रन होते हैं, उनके बारे में सभी डाटा मालूम रहने के लिए और स्टोर करने के लिए ही इस वेबसाइट को फोकस में लाया गया है। ओके, सो दिस इज द न्यूज। इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम वाज डन बाई महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में लाया गया है, मुंबई में। ओके, चलिए नहीं जाते हैं। तो देखिए इन अक्टूबर 27 यहाँ पे न्यूज निकल के क्या आया है, इंडिया सफर्ड एन इनकम लॉस ऑफ 5.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया के जीडीपी में एक इफेक्ट आया है, 5.4% का डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया भाई, क्या लिखा है देखिए, इंडिया सफर्ड एन इनकम लॉस 5.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन जीडीपी, द हाईएस्ट अमंग G20 नेशंस। G20 नेशंस क्या है, आप जाके थोड़ा गूगल कीजिए,
और आपको मालूम चल जाएगा कि G20 में कौन सा कंट्री आता है। नेशंस इन 2021 अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट ऑफ क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी। एक्चुअली देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हर साल थोड़ा बहुत जो समर सीजन में जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज रहता है। तो अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ, द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट इंडिया विटनेस्ड ए रिकॉर्ड हीट वेव, ठीक है, हीट वेव दैट जेंटली अफेक्टेड वर्कर्स, लेबर्स, माइग्रेंट्स, लो इनकम हाउस होल्ड। एक्चुअली देखिए इसका जो पूरा है समरी में हम आपको बता देते हैं। इंडिया का जो एमिशन लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 3% ऑफ ग्लोबल एमिशन। तो पहले ये भी जान लेते एमिशन क्या होता है। तो देखिए एन एमिशन इज समथिंग दैट्स बीन रिलीज्ड और एमिटेड इनटू द वर्ल्ड। एक्चुअली अगर आप कुछ कंजर्व कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ रिलीज कर रहे हैं, लाइक स्मोक हो गया, फॉग हो गया, ठीक है, ऐसा करके देखिए कार एग्जॉस्ट, बर्ब्स एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट आर एग्जाम्पल ऑफ सम एमिशंस। एक्चुअली रेडियो ब्रॉडकास्ट इसमें नहीं लेते, जो एनवायरमेंट के पोल्यूशन करने के लिए जितना भी एमिशंस रिलीज होता है एनवायरमेंट में, ठीक है, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा। तो पूरा वर्ल्ड का जो 3% एमिशन रिलीज होता है वो इंडिया से होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए हर एक ईयर थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मैंने पहले भी बोला था। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ, देखिए इंडिया में इस साल जो टेम्परेचर इंप्रूवमेंट देखा गया, द हायर टेम्परेचर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के वजह से समर सीजन में वर्कर अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो लेबर का जो टाइमिंग था वो बहुत डिक्रीज हो गया। सपोज वो पहले 5-7-8 घंटा काम कर सकते थे, तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इसकी वजह से इनका जो वर्किंग आवर में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा। तो इन लोगों का वर्किंग टाइम कम होकर 6 घंटा या 5 घंटा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, 5.4% का GDP लॉस देखने को मिला, ठीक है। तो यही पूरा बात है। तो सब लोग ग्लोबल वार्मिंग से बच के रहिए, अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव कीजिए और एनवायरनमेंट को सुरक्षा देने के लिए कुछ अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव लीजिए, और गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत सारे है ही है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए सब लोग तैयार रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अक्टूबर 28 में एक न्यूज आया है, ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज लॉन्च्ड एन कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल। ये एक सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन है फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स, जिसके तहत जो फार्मर भाई है उनको लोन मिला जाएगा, ठीक है। और सिर्फ लोन ही नहीं दिया जाएगा, ये जो ओडिशा का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी है, इन्होंने जो यहाँ पे लॉन्च किया है कॉमन क्रेडिट पोर्टल, इसके तहत जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो देखिए सपोज ए पूरा एरिया है, ठीक है, ओडिशा का, ओके। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके बारे में गवर्नमेंट सिर्फ लोन ही नहीं प्रोवाइड करेगा और भी बहुत सारा डाटा इन लोग स्टोर कर पाएंगे ऑनलाइन वजह से। देखें तो ऑनलाइन होने की वजह से देखिए सपोज एक फार्मर है इस रीजन पे, उसने भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया। एक फार्मर है यहाँ पे, इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है। एक फार्मर है यहाँ पे, इन्होंने भी लोन के लिए अप्लाई किया है। तो जब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रीजन से यहाँ से बहुत सारे जगह से लोन के लिए अप्लाई जाएगा फार्मर के लिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से फार्मर को लोन भी प्रोवाइड कर पाएगा। और गवर्नमेंट को ये भी पता रहेगा कि जो कौन से एरिया में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है और कौन से एरिया में हमारा यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रहा है, तो ये सब जानकारी भी गवर्नमेंट के पास अच्छे से रहेगा। तो यही मतलब है ये जो पूरा पोर्टल लॉन्च करने का, और इसके वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट और जो हमारे फार्मर भाई है उनके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी बने रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू शुड नो अबाउट आवर ओडिशा में देखिए ओडिशा का जो अभी कैपिटल है वो क्या है, भुवनेश्वर। और ओडिशा का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नवीन पटनायक जी। और ओडिशा का गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी, ठीक है। तो यहाँ पे ओडिशा का जो चीफ मिनिस्टर है जो सफल है, ये स्कीम कहाँ पे लाया गया है, ओडिशा पे। यू शुड नो दैट। एंड सफल जो है ये किसके लिए है, लोन प्रोवाइड करने के लिए है फार्मर्स को, और एक डाटा स्टोर करने के लिए जो कौन सा फार्मर को कहाँ पे क्या हार्वेस्टिंग कर रहा है, तो पूरा रीजन का एक डाटा गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है। एक स्टेट स्कीम है ओडिशा गवर्नमेंट की ओर से। देखिए अक्टूबर 29 में यहाँ पे क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में द सेंटर हैज अप्रूव्ड, यानी दिल्ली से अप्रूवल मिल गया है, द सेटिंग अप ऑफ टेराई एलिफेंट रिजर्व TER एट दुधाबिलित इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एक एरिया है, वहाँ पे जो एलिफेंट का रिजर्व बनाने के लिए सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है। एक्चुअली इस एरिया में बहुत सारे एलिफेंट है पहले से ही,
तो गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सेंट्रल से गवर्नमेंट से मांग की है कि यहाँ पे हम अच्छे से रिजर्व बनाएंगे एलिफेंट का, तो उसी की वजह से अप्रूवल मिल गया और इसका नाम क्या होगा, तेराई एलिफेंट रिजर्व। और ये एक नया एलिफेंट रिजर्व इंडिया में शामिल होने वाला है। तो जो है नया इंडिया में एलिफेंट रिजर्व होगा उसका नाम क्या होगा, TER, एंड फुल फॉर्म इज तेराई एलिफेंट रिजर्व। ओके, यू शुड नोट इट डाउन। ओके, देन लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, last but not the least and most important thing, okay, let's know something about our Iron Man. Okay, the National Unity Day of Rashtriya Ekta Divas is celebrated every year on October 31st to commemorate the birth anniversary of India's first Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel. So here is the first question here, who is the first Home Minister of India? Who is our Sardar Vallabhbhai Patel? Next, this year will remark as 147 बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस साल जो 2022 में इनका कितना साल का बर्थडे गया था, 147 बर्थडे गया था। ठीक है, हु इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन। ये लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन, हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हर एक लाइन से यहाँ पे हम क्वेश्चन बना के आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, he was born on 31st October 1875. When Sardar Vallabhbhai Patel was born 31st October 1875, वो कहाँ पे उसका बॉर्न हुआ था, देखिए उनका नदियाद गुजरात में। ठीक है, गुजरात के एरिया में हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he played an important role in the integration of many Indian princely states to make Indian Federation. तो ये जो इनका बात है मुझे पार्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है, जिनके लिए मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को पार्टिकुलरली याद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो बहुत सारे वेराइटीज रीजन है इंडिया की, जो प्रिंसली स्टेट के, सबको इंडिया में जोड़ने के लिए और सारा एरिया को फोर्सफुली या कहे बहुत सारे एग्रीमेंट के द्वारा इन्होंने पूरा इंडिया का एक अच्छे से इंटीग्रेशन बना के रखे थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इनके डिप्लोमेसी की वजह से बहुत सारे रीजन अभी हमारे इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, तो देखिए, वोमेन ऑफ बरदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोमेन ऑफ बरदौली bestowed the title Sardar. So if the question has been asked when the Vallabhbhai Patel got the title Sardar, it was given by the women of Bardoli. ठीक है, Vallabhbhai Patel which means a chief of or a leader. Okay, so सरदार का आमतौर से मतलब क्या निकलता है, चीफ और लीडर। ठीक है, तो बरदौली के जो यहाँ पे जो वुमेन्स लोग थे उन्होंने यहाँ पे इनको ये टाइटल दिया था सरदार। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं, ही इज ऑल्सो रिमेंबर एज द पैट्रन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स। इन्होंने चालू किया था इंडिया का सिविल सर्वेंट। ठीक है, सिस्टम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पैट्रन ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनका जो स्टेचू बनाया गया है, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी है, कहाँ पे बनाया गया है, केवड़िया। कहाँ पे बनाया गया है, केवड़िया, इन द नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये भी कहाँ पे है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एक्चुअली देखिए इनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था, गुजरात में, इसीलिए इनका जो स्टेचू है वो भी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में रखा गया है। ठीक है, वॉज बिल्ड फॉर हिज ऑनर एंड इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2018 में। एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास। ओके, थैंक यू ऑल, एंड वी आर प्रोवाइडिंग आवर लिंक द www.shomiz.com in our description box. From there you can check out our daily contents. Okay, thank you a lot, take care, goodbye.